मैनेजमेंट की ये थर्ड वीडियो है। और थर्ड वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़ ली है। हमने सेकंड वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल पढ़ लिया था, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ लिया था, और फिक्स्ड कैपिटल भी पढ़ लिया था, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल भी पढ़ लिया था, और हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ लिया था। और ये ऑब्जेक्टिव और उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो चीज़ हमने पढ़ ली थी, राइट। उसके बाद हम बात करें जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, इसके अंदर हम एक एग्जांपल भी सीखेंगे। और उसके बाद मैं बात करूँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फैक्टर हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फैक्टर है उनके बारे में भी हम सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो बात कर ले हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं, डिबेंचर मतलब डेट का यूज़ करते हैं, किसके साथ, इक्विटी के साथ। जब हम डेट का यूज़ करते हैं इक्विटी के साथ तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम देते हैं। जब हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब हम डिबेंचर का यूज़ करें इक्विटी के साथ, जब डिबेंचर का यूज़ करें इक्विटी के साथ, ताकि हमारा क्या, हमारा जो शेयर होल्डर के रिटर्न्स हैं या शेयर होल्डर की जो इनकम है वो बढ़ पाए, या फिर आप बोल सकते हैं शेयर होल्डर का क्या बढ़ पाए, ईपीएस बढ़ पाए। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। जब हमारे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, मतलब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम क्या करते हैं, डेट का यूज़ करते हैं इक्विटी के साथ, ताकि हमारा क्या, हमारे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ पाए, या फिर हमारे शेयर होल्डर को रिटर्न्स ज़्यादा मिल पाए, या हमारे शेयर होल्डर की क्या बढ़ पाए, इनकम बढ़ पाए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मान के चलो आपने फ़ंड कितना रेस करना है, आपने फ़ंड करना है 30 लाख का फ़ंड रेस करना है, ठीक है। और जो आपका इंटरेस्ट है डिबेंचर में, आपका इंटरेस्ट है डिबेंचर में वो कितना है, 10% है, और जो टैक्स रेट है हमारा वो 50% है, और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 4 लाख दे रखा है। अब किस तरह से चार्ट बनता है वो सीखिए। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस दे रखे हैं, हमारे पास 3 केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या है, बोल रहा है जब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ कर रहे हैं, इक्विटी का यूज़ कर रहे हैं, और डिबेंचर का हम बिल्कुल भी रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिबेंचर हम नील यूज़ कर रहे हैं, पर इक्विटी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, पूरा का पूरा 30 लाख यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम इक्विटी से अपना क्या करना चाहते हैं, इक्विटी से हम अपने फ़ंड को अरेंज कराना चाहते हैं। दूसरा केस हमें ये कहता है, दूसरा केस ये कह रहा है कि जब हम इक्विटी से कितना रेस करें, 20 लाख रेस कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ डिबेंचर की, और डिबेंचर में से हम कितना कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं। जब हम केस नंबर बी हमें क्या बोल रहा है, जब हम इक्विटी से कितना करते हैं, 20 लाख करते हैं, और डिबेंचर से हम कितना करते हैं, 10 लाख करते हैं। तो उस टाइम पे हम किस तरह से हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ केस नंबर सी, मतलब केस नंबर थर्ड की, तो यहाँ पे इक्विटी में यहाँ पे 10 लाख से हमारा जो फंड है वो रेज़ किया जा रहा है, और जो यहाँ पे डिबेंचर है उसमें कितने से किया जा रहा है, 20 लाख से रेज़ किया जा रहा है। तो हम इन तीनों केसेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इन तीनों केसेस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और तब देखेंगे कि जब हम इस टाइम पे, मतलब केस ए में, जब हमारा जो केस नंबर ए है, ठीक है, जो हमारा ए वाला केस है, उस टाइम पे जब हम इक्विटी का यूज़ कर रहे हैं, डिबेंचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितने से बढ़ेगी। और जब हम केस बी की बात करूं, जब हम इक्विटी के साथ साथ हम कुछ थोड़ा सा डिबेंचर का यूज़ करें, तो उस टाइम पे हमारा किस तरह से क्या बढ़ता है, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूं, जब हम डिबेंचर का ज़्यादा यूज़ करें, इक्विटी का कम यूज़ करें, तो उस टाइम पे अर्निंग पर शेयर कैसा होगा, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आइए कंपेयर कर लेते हैं। तो ये चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना है, 4 लाख है। तो मैं हर जगह क्या लिख दूंगा, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ठीक है। केस ए के लिए भी 4 लाख होगा, बी के लिए भी 4 लाख होगा, और सी केस के लिए भी क्या होगा, 4 लाख होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी कंपनी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को लेस करते हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट था वो किस में दे रहे थे, हम इंटरेस्ट हम दे रहे थे, हम इंटरेस्ट किस में देते हैं, तो हम इंटरेस्ट देते हैं वो किस में दे रहे हैं, डेट में इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस है कि इसमें कुछ डिबेंचर यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, ये नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक भी डिबेंचर यूज़ नहीं किया। तो केस नंबर ए है, केस नंबर फर्स्ट है, क्या वहाँ पे हम डिबेंचर को इंटरेस्ट लेंगे, हम वहाँ पे डिबेंचर का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं लिखा, ठीक है, आपने लिखा। और जो हमारा केस नंबर बी था, केस नंबर बी में हमारा कितना
लिया गया था इंटरेस्ट हमारे केस नंबर बी में, जो हमारे डिबेंचर है वो डिबेंचर लिए गए थे 10 लाख लिए गए थे, राइट। हमारे डिबेंचर कितने लिए गए 10 लाख लिए गए थे। तो 10 लाख में हम 10% निकालेंगे तो 1 लाख आएगा। वहीं पे मैं बात करूँ सी नंबर केस, ठीक है, जो हमारा सी केस है उसमें हमारा क्या कह रहा है, उसमें हमारा जो डिबेंचर वो कितना है 20 लाख रहता है, 20 लाख का 10% कितना होता है 2 लाख होता है। वही हमने सेम यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे हमने 1 लाख लिखा है, यहाँ पे हमने 2 लाख लिखा है, किस तरह से निकाला आपको समझ में आया, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा इंटरेस्ट लेस हो जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, तो हमारा क्या बचता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, मतलब ऐसी अर्निंग जिसमें तो इंटरेस्ट लेस हो चुका हो पर जिसमें टैक्स लेस ना हुआ हो। तो हम 4 लाख से इस नील को माइनस करेंगे तो हमारा 4 लाख आता है, 4 लाख में से इस 1 लाख को माइनस करेंगे तो 3 लाख आता है, 4 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आता है 2 लाख, राइट। उसके बाद आती है हमारी हमारा क्या टैक्स को डिडक्ट करनी है। अब टैक्स को कैसे डिडक्ट करेंगे, टैक्स को हम डिडक्ट करते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स से, मतलब इसी से हम कितना कर देंगे 50% लेस कर देंगे, ठीक है। 50% हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 4 लाख का 50% कितना होता है 2 लाख होता है, 3 लाख का 50% कितना होता है 1,50,000 होता है, 2 लाख का 50% कितना होता है हमारा 1 लाख होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद हमें 4 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 2 लाख, 3 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,50,000, 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख आएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ऐसा अर्निंग जिससे इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका और जिससे टैक्स भी माइनस हो चुका। हमें हमेशा क्या करना है, पहले इंटरेस्ट को लेस करना है, फिर हमें टैक्स को इंटरेस्ट लेस करना है, ठीक है। तो हमारे क्या है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है। इतनी बात आ चुकी है तो हम क्या करेंगे अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर निकालते कैसे हैं, अर्निंग पर शेयर को निकालने का एक फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या बोला मैंने, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपके पास गिवन है, पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन नहीं है, राइट। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो गिवन है। सब सारे केस में हमारी जो फेस वैल्यू सेम रहने वाली है इक्विटी की, ठीक है। तो फेस वैल्यू वो भी किसकी इक्विटी शेयर की, तो हम निकाल देंगे 30 लाख में से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो वही 3 लाख हमारी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगी केस ए के लिए, ठीक है। केस ए के लिए हमारे क्या हो जाएगी, इसके लिए 3 लाख क्या हो जाएगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगी। केस बी के लिए हमारी क्या हो जाएगी, केस बी के लिए हमारी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 20 लाख अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख आएगा, मतलब इसलिए 2 लाख होगी। केस सी के लिए हमारा जो 10 लाख है 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख क्या हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगी केस नंबर सी के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आइए चार्ट में चलते हैं। तो देखो जब हमने 2 लाख में से डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मैंने बताया था केस नंबर ए में कितनी थी 3 लाख थी, ठीक है। डिवाइड तो हमारा 0.67 आया, ठीक है पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमारे कितना आ गया 0.67 आ गया। वहीं पे मैं बात करूँ केस नंबर बी में हमारे पास कितना आ गया 0.75 आया पर शेयर। उसके बाद मैं बात करूँ केस नंबर सी की, उसमें हमारा कितना आया 1 पर शेयर आया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो केस नंबर थर्ड में हमारा सबसे ज़्यादा आया, राइट। केस नंबर थर्ड में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या आया, सबसे ज़्यादा हमारे पास अर्निंग पर शेयर आया। केस नंबर थर्ड में हमारे पास अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आया, ठीक है। केस नंबर थर्ड में हमारे पास अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकलता है कि जब जितना ज़्यादा हम डिबेंचर का यूज़ करेंगे अपनी इक्विटी के साथ उतनी हमारे शेयर होल्डर की रिटर्न बढ़ेगी, उतनी हमारे शेयर होल्डर की इनकम बढ़ेगी, कह सकते हैं उतना ही हमारे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम डेट का यूज़ करते हैं, किसके साथ डेट का यूज़ करते हैं इक्विटी के साथ यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो शेयर होल्डर है रिटर्न बढ़ पाए या उनकी क्या इनकम बढ़ पाए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम आगे बढ़ लेते हैं तो अब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर इस चैप्टर का क्या लास्ट टॉपिक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा डिसीजन है जहाँ पे हम इसका ओनरशिप की और बोरोड फंड की रेशियो क्या लेते हैं, ठीक है। इनको ओनरशिप की और बोरोड फंड की हम रेशियो लेते हैं ताकि हमारा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए। इसलिए ताकि हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जितनी भी उनके लिए हमारी क्या हो पाए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। हम ओनर्स फंड और बोरोड फंड का यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के अंदर ताकि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, ताकि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए और उससे हम क्या करते हैं अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है। इतना समझ में आ रही है। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर के हम थोड़ा वो पढ़ लेते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन। मैं बोलूँ हमारे कैश फ्लो पोजीशन मतलब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है हमारी कंपनी के अंदर इनफ्लो या आउटफ्लो। जो हमारी कंपनी के अंदर अच्छा खासा इनफ्लो हो रहा होगा, तो हम बोरोड फंड को हम क्या कर सकते हैं यूज़ करते हैं किसके साथ, ओनर्स फंड के साथ, ठीक है। हम बोरोड फंड को हम क्या कर सकते हैं यूज़ करते हैं अपने बोरोड फंड के साथ। मतलब क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बोरोड फंड है उसको हमें रेगुलर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फ्लो है वो अच्छा खासा कंपनी के अंदर सफिशिएंट है, तो हम क्या कर सकते हैं डिबेंचर का मतलब बोरोड फंड का यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, इक्विटी के साथ। मैं बात करूँ जो हमारे पास जो इन्फ्लो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमारा इन्फ्लो है कंपनी के अंदर वो अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे बोरोड फंड का यूज़ नहीं करेंगे इक्विटी के साथ। बात समझ में आ रही है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे बोरोड फंड का यूज़ नहीं करेंगे इक्विटी के साथ। हम कब करते हैं जब हमारा इन्फ्लो अच्छा होता है तो हम बोरोड फंड का यूज़ करते हैं इक्विटी के साथ। बात समझ में आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर की जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करता होगा, अफेक्ट करता होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा होता है, जब किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँ जब वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का बहुत कम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो वीक होगी, ठीक है, फाइनेंशियली। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो रेशियो है जब हम क्या करते हैं कि अपने लाइबिलिटी को पे करने के लिए हम, जैसे मैंने बोला कि मैंने डिबेंचर लिया, मैंने डिबेंचर को कितने टाइम्स मैंने डिबेंचर जो लाइबिलिटी है उसको रिपे करने में कितना टाइम लगा दिया, वही हमारा क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है, और जो हम बात करें कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमारा ज़्यादा टाइम्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँ जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी क्या होगी, वीक होगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बोलता है कि आप कितने टाइम्स मतलब 1 साल के अंदर आप अपनी लाइबिलिटी को कितने टाइम्स में क्या कर पा रहे हो, पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, कभी आ गया एग्जाम में तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड फैक्टर है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो हमारा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ये कहता है कि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, उस डिबेंचर के इंटरेस्ट से, तो हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, हम उस डिबेंचर को यूज़ कर सकते हैं अपने इक्विटी के साथ। बात समझ में आ रही है, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर से, तो हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो फॉर्मूला होता क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ लास्ट फैक्टर की, लास्ट फैक्टर, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारा अफेक्ट करता है, मतलब हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है डेट की, वो क्या होती है, कम होती है। जो हमारे डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है, किसके बजाय, इक्विटी के बजाय। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट का यूज़ कर सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। बात समझ में आ रही है।